हेलो एवरीवन, दिस इज योर टीचर संजीव कुमार। आज जो है हम लोग सीखेंगे वेक्टर में कि जब मोर देन 2 वेक्टर्स हो तब उसका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले जो है कुछ तुमको टाइप्स ऑफ वेक्टर को जानना जरूरी है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले जो है जीरो वेक्टर को पढ़ो। देखो जीरो वेक्टर को ही हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक ना। जीरो वेक्टर को ही क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। देखो नाम ही है जीरो वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। सोचो, थोड़ा सुनने में नहीं लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। जैसे तुमसे कोई कहे 0 न्यूटन का फोर्स लगाए, तब तो भाई कोई फोर्स तो लगा ही नहीं, तो वो वेक्टर क्यों है? क्योंकि वेक्टर का जो डिफिनीशन जानते हो उसके अनुसार हम लोग यही ना जानते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो आखिर ये जीरो वेक्टर है क्या? ध्यान से देखना। यह सपोज करो कि एक है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, और दूसरा है वेक्टर बी, इसका भी मैग्नीट्यूड है 2 मीटर। लेकिन वेक्टर ए जो है वो ईस्ट में और वेक्टर बी किधर है? वेस्ट में। तो सोचो तो, अगर तुमसे कोई कहे कि a प्लस बी क्या हो, मान लो a प्लस बी का नाम रख दिए r, तो तुम जानते हो ना कि दो वेक्टर जब मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो उन दोनों को ऐड करोगे तो बतलाओ रिजल्टेंट क्या आता है? तो जीरो आता है। यानी हम लोग बोलेंगे R इज अ जीरो वेक्टर, है ना। यानी कि तुम एग्जाम्पल के तौर में इसको देखो, एक बात जानो, जब A वेक्टर है B वेक्टर है तो वेक्टर में वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो भी वेक्टर है, यानी R भी वेक्टर है। और R जीरो आया, इसीलिए इसको क्या बोले? जीरो वेक्टर। देखो जीरो वेक्टर का सिंबल हम लोग इस तरह से भी देते हैं, जीरो के ऊपर एरो दे दिए। वैसे देखो जीरो वेक्टर का अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे कि आप प्रैक्टिकल में इसका कोई मतलब है, तो देखो इसको समझना। पहले तो देखो एक लाइन में हम इसका डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं। क्या बोलेंगे? वेक्टर व्हिच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। देखो सही मायने में जो एब्सोल्यूट जीरो होगा, पूरी तरह से जो जीरो होगा, जैसे तुमसे कोई कहे एक आदमी 0 मीटर पूरब में गया, तुम ही बताओ इसका कोई मीनिंग होगा क्या? है ना, 0 मीटर यानी चला ही नहीं, तो फिर पूरब पश्चिम क्या? यानी जो एब्सोल्यूट जीरो है ना, उसका कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ दे कि क्या जीरो वेक्टर के डायरेक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वास्तव में उसका कोई मतलब भी है, ये कब बताना पॉसिबल है? तो देखो समझना इसको। जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि एक है वेक्टर ए, मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर और ये डायरेक्टेड है ईस्ट में, ठीक ना। इस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं। अब सोचो तो, अगर तुमसे बोले कि a/2 वेक्टर का मतलब क्या हुआ, तो a/2 का मतलब इसका हाफ हो गया,
है ना, यानी 2 मीटर के बजाय क्या हो गया 1 मीटर, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट में। इसी तरह से तुमसे कोई कहे a/3, a/4, a/6, a/10, a/100, a/200, बतलाओ तो ये छोटा होते जाएगा क्या? लेकिन हर बार डायरेक्शन इसका किधर होगा, ईस्ट में। सोचो, जैसे मान लो ये पेन है, ये ईस्ट में डायरेक्टेड, इसको हाफ से काट दिया, जो बच गया उसको हाफ कर दिया, जो बच गया उसको हाफ कर, यही प्रोसेस कंटिन्यू करते जा रहा है। तो एक समय ये बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं, नेग्लिजिबल हो जाएगा ना। तो जब वो टेंड्स टू 0 हो जाए, लगभग 0 हो जाए, यानी अगर हम तुमसे कहें कि इफ ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, देन a/n, देखो अगर वेक्टर a ईस्ट में है तो a/n भी ईस्ट में होगा, अगर n जो है वो पॉजिटिव हो। n अगर पॉजिटिव होगा तो a/n का डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट में होगा। तो ध्यान से देखो, a इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट, देन a/n, और ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फॉर n ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव अगर हो तब, n ग्रेटर देन 0 मस्ट बी डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट, है ना, या टुवर्ड्स ईस्ट, जो बोलो। यानी वेक्टर a ईस्ट में है तो a/n भी किधर है, ईस्ट में। अब सोचो, इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो, बहुत ज़्यादा हो, तब बतलाओ तो, ठीक ना। n इसको टेंड्स टू पढ़ते हैं, ऐसे एरो दे दोगे ना तो पढ़ते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन a/n टेंड्स टू 0। अगर n इन्फिनिटी होगा तो a/n क्या होगा, 0, वो भी एग्जैक्टली 0 नहीं, टेंड्स टू 0, बट इट इज डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट। यानी अगर तुमसे कोई कहे कि क्या 0 वेक्टर का डायरेक्शन बताना पॉसिबल है, तो तुम कहोगे कि जो एब्सोल्यूट 0 है, पूरी तरह से 0 है, उसका तो हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, लेकिन जो टेंड्स टू 0 है ना, यानी निग्लिजिबल है, न के बराबर है, तो उसका डायरेक्शन हम बता सकते हैं। जैसे a ईस्ट में है तो a/n भी ईस्ट में है, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो a/n भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, बट इट इज डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट, इसका डायरेक्शन भी ईस्ट में है। समझ गया? तो देखो 0 वेक्टर, एक बात तुमको फिर से क्लियर कर दे रहे हैं, नाम से ही स्पष्ट है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो उसको बोलते हैं 0 वेक्टर, और जाहिर है जो एब्सोल्यूट 0 है उसका डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो टेंड्स टू 0 है उसका हम डायरेक्शन बता सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इससे नोट्स भी तुम्हारा बन जाएगा। तो अब चलो दूसरा जो टाइप हम लोग देख रहे हैं वो है यूनिट वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर जो है ना सबसे ज़्यादा यूज में आएगा, 0 वेक्टर का न के बराबर यूज है, सबसे ज़्यादा यूज यूनिट वेक्टर का है। नाम से ही स्पष्ट है, यूनिट मतलब 1, मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, जैसे 1 न्यूटन है, 1 मीटर है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो उसका, उस वेक्टर का नाम क्या देंगे, यूनिट वेक्टर। अब तुमसे कोई कहे कि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, तो बोले भाई वो तो किधर भी हो सकता है। मान लो 1 मीटर का एक वेक्टर इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, सब अगर 1 मीटर का है तो सबका डायरेक्शन अपना अलग अलग हो सकता है। इसमें ये कंडीशन थोड़े है कि डायरेक्शन किधर होगा, कंडीशन ये है कि यूनिट वेक्टर उसको बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, है ना। देखो जी, वैसे तो
तुम समझा कि कोई भी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पॉसिबल है, लेकिन कुछ डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका हम लोग नेम डिफाइंड किए हुए, थोड़ा समझना इसको। जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और देखो इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। समझना, बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है, ध्यान से देखना। एक्स वाई और बोर्ड के जो परपेंडिकुलर हुआ इसको क्या बोल दिए, जेड। तो एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं। देख लेना ऐसे, आई कैप। हालांकि देखो कोई कोई बुक जो है ना आई पे एरो भी दे देता है, ऐसे लिख देता है, तो ये भी गलत नहीं है कि ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। लेकिन इस तरह के एरो देने का मतलब होता है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर भी हो सकता है और कोई और वेक्टर भी हो सकता है। लेकिन जब कैप देते हो ना तो कैप का मतलब ही हो जाता है कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसी तरह से y डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर हो तो इसको हम लोग जे कैप बोलेंगे। इधर कोई यूनिट वेक्टर हो z डायरेक्शन में, देखो अब बनाने के लिए ऐसे बना देंगे माइंड में, लेकिन क्या समझना है, z इधर है ना, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, और इधर कोई यूनिट वेक्टर हो तो उसको हम लोग k कैप बोलते हैं। यानी कि i, j और k ये सिंबल हो गया उस तीन यूनिट वेक्टर का जो x एक्सिस के लॉन्ग हो, y एक्सिस के लॉन्ग हो, z एक्सिस के लॉन्ग। देखो अगर यूनिट वेक्टर का कोई डिफिनीशन पूछे तो क्या बोलेंगे, वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक ना, बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे आई जो हम लोग दिखाए, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या लेना है, 1। ठीक ना, बोलेंगे कि यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे, and directed along z axis is represented by k। अब तुमसे कोई कहे क्या इधर यूनिट वेक्टर नहीं हो सकता है, बोलेंगे हो ही सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन ये तीन जो डायरेक्शन है ना इसका हम लोग नाम डिफाइंड किए हुए हैं, इसको समझना। ठीक है, तो इसका भी एक ठो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटा देते हैं। अब जो है हम लोग थर्ड वेक्टर लेते हैं जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। हालांकि देखो मेन हम लोगों को आज ये उद्देश्य है ना कि मोर देन 2 वेक्टर्स जब रहे तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। भले तुम ये जान लो कि अभी जो है तुम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हो, टाइप्स बहुत सारा है, वो आगे बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल हम लोगों का जो ज़रूरत है ना उसके अनुसार पढ़ें। देखो पोजीशन वेक्टर, जैसे एक है पॉइंट P। अब तुमसे कोई कह दे कि बतलाओ तो इस P का पोजीशन कितना, पोजीशन कहाँ पे है, कितना दूरी पर है। थोड़ा सिंपल वे में सोचो। अब तुमसे सिंपली एक क्वेश्चन कोई कह दिया कि बतलाओ तो चेन्नई कितना दूरी पर है, तो बतलाओ तो ये अपने आप में एक मीनिंगलेस क्वेश्चन हुआ। भाई आप ओरिजिन तो बतलाओ, कहाँ से जानना चाहते हो। ऐसे तुम किसी से पूछ सकते हो बतलाओ दिल्ली का दूरी कितना है, इसका ये मीनिंगलेस क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं। इसलिए
कोई भी पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए एक रिफरेंस पॉइंट का ज़रूरत पड़ता है, एक ओरिजिन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक ना। ओरिजिन बोलो या इसी को रिफरेंस पॉइंट बोलो, एक रिफरेंस पॉइंट का ज़रूरत होता है। अब जो है इस रिफरेंस पॉइंट से, ओरिजिन से इस P पॉइंट को जो मिलाने वाला लाइन है, इसी लाइन को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक ना। तुम ऐसे बोल सकते हो, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट विथ द ओरिजिन, ठीक ना। ओरिजिन से ज्वाइन करने वाला लाइन जो है इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब तुमसे कोई पूछे कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, तो समझो तुम ओरिजिन से P की ओर जा रहे हो, एरो इधर दोगे ना, यानी कि ओरिजिन से जिस पॉइंट का पोजीशन बताना चाह रहे हो उस पॉइंट की ओर उसका डायरेक्शन होता है। यानी बोलेंगे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक ना। तो चलो एक बार शॉर्ट में बतला दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बतला दे रहे हैं कि पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसका जो लेंथ होगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, इसको जो मेजर करोगे वो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो एरो है जहाँ हेड बनाए हैं वो इसके डायरेक्शन को बताएगा। डायरेक्शन हमेशा ओरिजिन से दूर जाते हुए हो। चलो अब जो है हम लोग, चूँकि स्टार्ट में ही बोले हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर कुछ इसलिए केवल सीखे हैं कि मोर देन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालें। तो इसलिए फ़िलहाल जो है ना हम तुमको ये 3 टाइप बतलाए हैं, आगे भी इसका डिस्कशन करेंगे क्योंकि उसका मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे एक ज़रूरत है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर निकालने का। कंपोनेंट कैसे ब्रेक किया जाता है, जब तक वो नहीं सीखोगे तब तक मोर देन 2 वेक्टर्स का एप्लीकेशन तुमको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, अब जो है तुमको सिखा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सीखना इसको। सपोज करो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक ना। तो इस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। थोड़ा समझना, देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो ये बोर्ड को एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। जैसे ये है जेड एक्सिस, तो अगर हम लोग इस प्लेन का बात करें जो एक्स और जेड से मिलकर बना है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन, ठीक ना। इसको बोलेंगे एक्स जेड प्लेन। थोड़ा समझना इसको। जैसे ऐसे प्लेन रखें तो इसको एक्स जेड प्लेन, अगर ऐसे रख दें तो इसको बोलेंगे वाई जेड प्लेन, ठीक ना। इधर वाई है इधर जेड है, तो ये वाई जेड प्लेन। और ये बोर्ड जो है वो तुम्हारा कौन प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ठीक ना। आगे जो है हम तुम्हारा जो टाइप सिखाएंगे उसमें कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, सीडो वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर है। अभी उसका हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि फ़िलहाल मुझे उसका ज़रूरत नहीं है। देखो ये है वेक्टर ए, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा। अब तुमसे कहा गया कि बतलाओ इस वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा। थोड़ा सोचो 1 मिनट के लिए, माइंड में तुम सोचो कि तुमको इस ओरिजिन से इसके हेड के पास जाना और तुमसे कहा गया कि तुमको 2 ही डायरेक्शन यूज करना है,
इसको हम लोग बोर्ड पे ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं। यानी तुमसे कोई कहा कि दो ही डायरेक्शन, या तो ईस्ट में तुमको चलना है, नॉर्थ में चलना, बाकी कोई डायरेक्शन में नहीं चलना है, और यहाँ से यहाँ जाना है, तो सोचो तुम कैसे चलता है। ईस्ट में इतना गए, फिर नॉर्थ में इतना गए, या पहले नॉर्थ में जाते फिर ईस्ट में जाते। तो तुमको यहाँ से यहाँ जाने में ईस्ट में जो चलना पड़ा, या एक्स डायरेक्शन के अलोंग जितना चलना पड़ा, उसी को हम लोग एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो एक सिंपल रूल है, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक ना, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डाल दो। मान लो ये पॉइंट ए, ठीक है। अब देखो जी, ये जो लेंथ इंक्लोज हुआ ना, इसी को हम लोग एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। फिर से सीखो, कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? वेक्टर के हेड से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर डाल देना है, और ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच जितना पोर्शन इंक्लोज्ड हो, जो सेगमेंट इंक्लोज हुआ, इसका लेंथ मेजर कर लो। इसी को क्या बोलेंगे? एक्स कंपोनेंट, ठीक ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगर वाई कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर के हेड से वाई डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डाल, इसको पॉइंट बी बोल रहे हैं। देख लो, वाई पे परपेंडिकुलर डाले, इसको हम लोग बोलेंगे वाई कंपोनेंट। यानी तुमसे अगर कोई कहे कि भाई एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, तो बोलेंगे हेड से परपेंडिकुलर डालो, जितना लेंथ इंक्लोज होगा एक्स कंपोनेंट, वाई पे परपेंडिकुलर डालो, जितना लेंथ इंक्लोज होगा उसको वाई कंपोनेंट बोलेंगे। तो ठीक है, इस एक्स कंपोनेंट का वैल्यू क्या हुआ? मान लो इस पॉइंट को हम सी बोल दे रहे हैं, तो ध्यान से देखना, एक्स कंपोनेंट हम लोग इस ओ ए को बोले, ओ ए बोलो चाहे ए एक्स बोलो, है ना। उसी तरह से ओ बी बोलो या ए वाई बोलो, इसको क्या पढ़ेंगे? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वैल्यू कैसे निकालें? थोड़ा सोचो तो। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी, देखो तो इस ट्रायंगल में बेस मालूम है और हाइपोटेनस मालूम है और बेस निकालना। तो सोचो तो, कॉस थीटा अगर यूज करो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओ ए बाई ओ सी। ओ ए का मतलब क्या हो गया? एक्स, और ओ सी का मतलब क्या हुआ जी? तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का लेंथ। बोलो, ओ सी मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो बतलाओ तो एक्स कितने के इक्वल हो गया? तो एक्स इक्वल हो गया एक कॉस थीटा। इसी तरह से अगर तुमसे पूछा जाए वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो थोड़ा सोचो तो, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, है ना, अल्टरनेट एंगल होने के कारण। सोचो तो इस ट्रायंगल में तुम साइन थीटा लिखोगे तो क्या आएगा? साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी ओ बी डिवाइडेड बाई ओ सी। साइन थीटा हो गया, ओ बी को तो हम लोग ए वाई बोले हैं, अब ओ सी जो है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। देखो तो इसको सॉल्व करोगे, ए वाई इजकल टू ए साइन थीटा आया क्या? यानी वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना? ए कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितना? ए साइन थीटा। है ना आसान? तो ये तो हम लोग कंपोनेंट निकालना सीखे एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में। चलो कुछ बात और इसमें सीखो। तो तुमसे अगर कोई कहे कि ये जो वेक्टर ए है, एक्स में कंपोनेंट आया एक्स, क्या ये पॉसिबल है कि ये जो कंपोनेंट आया इसका जो मैग्नीट्यूड हो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो? बोलो,
क्या वेक्टर ए से बड़ा कभी ओ ए हो सकता है? तो बोलेंगे नहीं, ये तो कभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस से बड़ा कभी बेस हो सकता है या परपेंडिकुलर हो सकता है। यानी कोई भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो कभी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता है ना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए देखो कुछ कुछ बात सिखा रहे हैं। तुम ये बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक ना, वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड से कभी बड़ा नहीं हो सकता। अब देखो तुम्हारे माइंड में ये भी बात आ सकता है कि क्या सर वेक्टर का जो कंपोनेंट है केवल एक्स ही वाई में होता है, कोई और डायरेक्शन में हो सकता है कि नहीं? बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। थोड़ा देखना जो बात समझा रहे हैं। जैसे मान लो एक मिनट के लिए एक्स डायरेक्शन, वेक्टर ए, ये एंगल थीटा, यहाँ से तुम परपेंडिकुलर डाले, इतना कंपोनेंट आया ना, यहाँ से यहाँ तक कंपोनेंट हो गया। थोड़ा समझना बात को। अगर ये एंगल को थोड़ा और कम कर दो, थीटा कम कर दिए, वेक्टर ए ऐसे था इधर ला दिए, देखो तो कंपोनेंट कुछ बढ़ गया क्या? और कम कर दो, देखो तो कंपोनेंट कुछ और बढ़ गया क्या? देखो इतना लेंथ हो गया। यानी एंगल को अगर कम करते जाओ तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यानी ये थीटा कम होते जाएगा तो कंपोनेंट जो है वो बड़ा होते जाएगा एक्स डायरेक्शन में। लेकिन सोचो जब वेक्टर एक्स डायरेक्शन के अलोंग ही हो जाए तो अब तो ये खुद ही ना अपने आप में ना कंपोनेंट हो गया। ये जब एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग हो गया तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही ना कंपोनेंट हो गया वेक्टर का। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछे कि इस वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में या कोई भी डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा और कब होगा, तो बोलेंगे कि जब वेक्टर उस डायरेक्शन के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए। सोचो अगर ये एंगल 0 हो जाए, देखो तो अगर यहाँ 0 रख दो क्या होगा? सोचो cos 0 1 होता है तो कंपोनेंट ए के इक्वल हो जाएगा क्या? यानी जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसके इक्वल भी कंपोनेंट हो सकता है। कब? तो जब उस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाए? 0 डिग्री का। ठीक ना? तो देखो सेकंड पॉइंट में बता दे रहे हैं। ठीक ना, ये बात तो समझ ही चुके हो, इसलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे तुमको लिख देते हैं कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। देखो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यानी कंपोनेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लिख दे रहे हैं कि ये वेक्टर ए है और इधर ही अगर एक्स डायरेक्शन है तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वही ना इसका एक्स में कंपोनेंट भी हो गया। यानी अगर तुम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट लिखते तो जैसा तुम्हारा फॉर्मूला है थीटा को 0 लिखते तो ए cos 0 ए के इक्वल आया कि नहीं? बोलो तो इससे हम लोग क्या सीखे? हम लोग इससे ये सीखे कि कोई भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा तब होगा जब एंगल जो है उस डायरेक्शन के साथ कम से कम हो। जैसे मान लो एक्स डायरेक्शन और वेक्टर ए इधर है तो ये एंगल घटते जाएगा कंपोनेंट पर, और अगर वेक्टर इसी के लॉन्ग हो जाएगा तो वेक्टर का जो लेंथ होगा वही किसके इक्वल हो जाएगा? इसके कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। है ना आसान? बोलो। अब देखो एक बात इसमें और सीखो कि
एंगल को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, पहले क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है तुम ऐसे सोचो कि अगर हम लोग एंगल को बढ़ाते जाएं तब क्या हो। जैसे ये एक्स डायरेक्शन और इधर वेक्टर ए, ये एंगल थीटा। अब सोचो अगर वेक्टर ए इधर ना होकर के अगर वेक्टर ए इधर हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले तो ये ना एक्स कंपोनेंट हुआ। थीटा अगर बढ़ा दिए तो देखो तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट। बतलाओ तो एक्स कंपोनेंट घट गया कि नहीं। थीटा और अगर बढ़ा दोगे तो कंपोनेंट अब परपेंडिकुलर डालो और छोटा हो गया। और अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो वेक्टर ए इधर है और एक्स इधर। तुमसे कोई कहा इस वेक्टर ए का कंपोनेंट एक्स में बतलाओ, सोचो तो रूल तो अभी यही ना पढ़े हो कि हेड से परपेंडिकुलर डालना होता है। जैसे वेक्टर ए यहाँ था, हेड से परपेंडिकुलर डाला तो ये आया। वेक्टर ए यहाँ था, हेड से परपेंडिकुलर डाला और छोटा हो गया। देखो एंगल बड़ा करते जा रहे हैं, कंपोनेंट छोटा। लेकिन अभी परपेंडिकुलर डालोगे तो सीधे एक पॉइंट न मिलेगा तुमको। नहीं, ए से परपेंडिकुलर डालोगे तो कोई लेंथ नहीं ना मिलने वाला है, यानी कंपोनेंट जीरो हो गया ना। और इसी को मैथमेटिकली बात करो तो अभी सीखा था ना कि एक्स कंपोनेंट क्या होता था, ये कॉस थीटा। थीटा के जगह 90 रखो तो क्या होगा, कंपोनेंट जीरो आ जा रहा है कि नहीं। यानी कि तुम इसको ऐसे बोलो कि कोई भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है, ठीक ना, वो वेक्टर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे कोई डायरेक्शन लोगे तो उस डायरेक्शन में कंपोनेंट का वैल्यू जीरो होता है। यानी कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along a direction which makes an angle, या सीधे लिख रहे हैं which is perpendicular। देखो ऐसे परपेंडिकुलर का सिंबल दे दिए, which is perpendicular to the vector will be zero। ठीक ना, कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट उससे 90 डिग्री के एंगल पे कोई डायरेक्शन लोगे तो उस डायरेक्शन में जीरो होगा। देखो हम लोग क्या क्या सीखे, पहले तो ये सीखे कि कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना हो तो करना क्या है, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर डाल देना है और जो, ठीक ना, जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है परपेंडिकुलर डाल करके जो लेंथ इंक्लोज हो उसी को कंपोनेंट बोलते हैं। इसके अलावे हम लोग सीखे कि कंपोनेंट कभी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक ना। कंपोनेंट हमेशा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे छोटा या बराबर हो सकता है, ठीक ना। इक्वल कब होता है, तो जब उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकाल रहे हो जिस डायरेक्शन में वेक्टर हो, तो उस केस में जो है कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। चलो ये तो हम लोग बात सीखे। एक बात और देखो, एक सिंपल ट्रिक देखो। जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस, चलो इधर एक एक्सिस है, इसका नाम हम एक्स डैश रखते हैं। ये है वेक्टर ए। सपोज करो ये एंगल थीटा, ये एंगल बीटा, और इसको हम वाई एक्सिस बोले। अगर तुमसे कोई पूछे ना ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए का वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए का एक्स डैश कंपोनेंट क्या होगा, ए का वाई डैश कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो एक सिंपल ट्रिक। क्या ट्रिक है, देखो ट्रिक ये है कि ए कॉस लिख लो। देखो जो बात सिखा रहे हो ध्यान से सीखना। ए कॉस लिख लो, कोई भी ए का वाई में भी पूछा जाए ना, ए कॉस लिख लो, सब में कॉस लिख दो।
लेकिन ए का अगर x में पूछा जा रहा तो a और x के बीच का एंगल देखो, ठीक है, a और x के बीच का एंगल देखो। a का y कंपोनेंट पूछा जा रहा, a और y के बीच का एंगल देखो। y डैश तो कोई डायरेक्शन है नहीं, इसलिए इसका बात कुछ करने की जरूरत। तो ax बोलो तो a और x के बीच का एंगल कितना है, तो थीटा, बस यहाँ थीटा लिख दो। अब चलो a का y कंपोनेंट पूछा जा रहा है ना, फिगर में देखो तो a और y के बीच का एंगल कितना है, तो देखो a इधर डायरेक्टेड है, y इधर डायरेक्टेड है, बोलो तो ये एंगल कितना हो गया। तो सोचो ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, बोलो तो ये 90 माइनस थीटा, देखो तो ये खुद ही साइन थीटा हो गया ना, है ना। a का x डैश कंपोनेंट क्या होगा, बोलेंगे इसमें भी कोई बुद्धि नहीं लगाना है, a cos लिख लो। a और x डैश के बीच का एंगल देखो, ये थीटा ये बीटा, सीधे लिख दो थीटा प्लस बीटा, समझा ना। आओ इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं, जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और मान लो एक है वेक्टर a जो इस xy प्लेन में, और इधर है z एक्सिस, देखो इधर है z एक्सिस। चलो अब बोर्ड पे बनाना है तो बोर्ड पे तो मुश्किल काम है, हम इधर कैसे कोई डायरेक्शन तो दिखा नहीं सकते। देखो करना क्या है, मान लो ये एंगल थीटा है, अभी तुम कुछ देर पहले पढ़ा था स्टार्ट में, हम लोग कंपोनेंट जहाँ स्टार्ट किए तो a का x कंपोनेंट कितना, y कम, देखो अभी जो ट्रिक सीखा है उससे तुमको बनाना है। तुमसे कोई कहा a का x कंपोनेंट बतलाओ, a का y कंपोनेंट बतलाओ, a का z कंपोनेंट बतलाओ, चलो कोई दिमाग मत लगाओ, सब में a cos लिखो, लिख लो सब में a cos, और देखो a और x के बीच का एंगल कितना, तो a इधर x इधर, बीच का एंगल थीटा। बोलो a और y के बीच का एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, ये हो गया a साइन थीटा। a और z के बीच का एंगल कितना, देखो z इधर है, a इधर z इधर, बीच का एंगल 90, सोच लो, देखो z इधर, अब वेक्टर a इधर, बीच का एंगल 90, और cos 90 क्या होता है 0। और अभी ना तुम सीखा था कि बोर्ड पे लिखे हैं कि कोई भी डायरेक्शन जो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहाँ देखो z डायरेक्शन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर का 0 कंपोनेंट होगा z डायरेक्शन में। तो चलो ये हम लोग सीखे कि वेक्टर का कंपोनेंट कैसे निकालते हैं कोई भी डायरेक्शन में, और ये याद रखना कि केवल कंपोनेंट x और y में नहीं होता है, वो कोई भी डायरेक्शन में पॉसिबल है। हाँ, ज़रूरत ज़्यादा हम लोगों को x y z का पड़ेगा, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब जो है हम लोग आगे सीखेंगे कि कोई भी वेक्टर को कोई पर्टिकुलर प्लेन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसीलिए हेडिंग दिए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन और इन अ प्लेन। लेकिन देखो इसको बढ़िया समझना, स्टार्ट में ही बोले हैं कि जो कुछ भी बता रहे हैं एक्चुअल हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2 से ज़्यादा वेक्टर रहे तो कैसे, तो जब तक ये सब बात जानोगे नहीं ना तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसीलिए हम सारे वो बात तुमको सिखा रहे हैं कि जिससे तुम 2 से ज़्यादा वेक्टर को का रिजल्टेंट निकालना सीख सको। तो देखो ध्यान से, मान लो कि एक है वेक्टर ए, ठीक ना। वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा, ठीक ना, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा। अभी हम सीखे हैं ना कि एक्स को हम लोग आई कैप बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जो होता है उसको जे कैप बोलते हैं। देखो जी, तुमसे कोई कहा कि ये जो वेक्टर ये है ना इसको आप आई जे में लिखे, तो देखो ध्यान से, अगर तुम यहां से एक परपेंडिकुलर डाला
तो बोलो इसी को ना हम लोग x कंपोनेंट बोलते हैं, और यहां से परपेंडिकुलर डालो, इसको क्या बोलते हैं, y कंपोनेंट। सोचो अगर ये ay है तो ये भी ay होगा ना, और ये x है तो ये भी x होगा। सोचो तुमको अगर इस पॉइंट O से चल करके मान लो इस पॉइंट P तक जाना हो, तो बोल सकते हो ना कि अगर हम ax डिस्टेंस चले I में, ay डिस्टेंस चले J में, तो P पर पहुंच जाएंगे। तो देखो इसको लिखने का क्या मेथड है, लिखो ऐसे, वेक्टर ax चलो I में और ay चलो J में। एक मिनट के लिए सोचो तो, अगर तुमको ये मालूम है, मान लो ये है 3 मीटर और ये है 4 मीटर, तो ये कितना हो, 5 मीटर हो जाएगा कि नहीं। यानी कि तुम आसानी से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बता सकते हो कि नहीं। यानी तुमसे अगर कोई कहा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अगर तुमसे कोई पूछे कि ये थीटा कितने के इक्वल होगा, तो सोचो तो, अगर तुम tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी ay बाई ax परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो तो थीटा हम लोग tan इनवर्स ay बाई ax लिखें क्या, बोल सकते हैं। अब थोड़ा याद करो, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं, इसी को अगर ऐसे लिख दें तो गलत हो जाएगा। ax का वैल्यू क्या आता है जी, ये cos थीटा, ay क्या आया था, ये sin थीटा, जान रहे हो ना, ये cos थीटा i, ये sin थीटा j। ऐसे हम लोग वेक्टर को लिख सकते हैं। यानी कि देखो हम एक एग्जाम्पल लेकर के तुमको बता दे रहे हैं। जैसे तुमसे कोई कहा ना कि एक है वेक्टर ए 3i प्लस 4j, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, समझना। जैसे ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ये कहना चाह रहा है 3 मीटर जाओ किधर, I में, 3 मीटर जाओ I में, और 4 मीटर जाओ J में, ठीक ना। 3 मीटर I में और 4 मीटर अगर जाओगे J में, तो मिलेगा तुमको कौन, वेक्टर ए। समझ लो 3i4j, ये 3a4। अब बतलाओ तो, इसको हम लोग i बोलते हैं, इसको j बोलते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऐसे कॉमन सेंस से बोलो ना, ये हाइपोटेनस हो गया कि नहीं। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, √3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 5 हो गया क्या। अगर तुमसे पूछा जाए इस वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो मान लो तुम इस एंगल को निकालना चाह रहे हो, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, और जैसा तुमको पहले भी सिखाए अभी भी सिखा दे रहे हैं, जानना tan 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/3। तो सोचो इस डायरेक्शन का नाम क्या लिखें। अब देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अक्सर हम लोग ईस्ट को दिखाते हैं, वाई क्या दिखाते हैं, नॉर्थ को। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट। अब वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो ध्यान से देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देख लो ईस्ट से नॉर्थ की ओर, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, इसको ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं बोलोगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलोगे तो ये एंगल हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की ओर 53 डिग्री के एंगल पर है। यानी तुमसे अगर कोई पूछे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या, तो बोलेंगे 5 यूनिट, अब चाहे यूनिट जो हो,
और डायरेक्शन क्या 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है ना। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और देखो अभी जो है ना तुम इतना सीखो, अगले दिन हम लोग फिर आएंगे तो उस पे जो है सीखेंगे कि कैसे जो है एक से ज़्यादा वेक्टर, क्योंकि अभी हम बेसिक बात सिखाएं जो जानना जरूरी है, तभी हम लोग मोर देन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना, एडिशन सब्ट्रैक्शन निकालना सीख पाएंगे। और एक चीज़ और तुम लोगों को बता दें कि तुम लोग जो है अपने कमेंट में ये मेंशन करना, बताना कि तुमको जो है वेक्टर का, चूँकि वेक्टर इस का लेबिलिटी मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों के लिए लॉकडाउन पीरियड में हम लोग पढ़ा रहे हैं वो सारे वेक्टर्स वगैरह पढ़े हुए हैं। इसलिए जो भी बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो हमको भी पता चले कि तुम में से कौन कौन इसमें सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो थोड़ा हमको रिप्लाई करना। और अगले दिन देखो हम वेक्टर का, चूँकि मेरे ऊपर लेबिलिटी ज़्यादा है, हमको ऑलरेडी जो है सप्ताह में 6 वीडियो डालना होता है, पर डे बनाना होता है, तो तुम लोग जो है जैसा कहोगे उसके आगे हम काम करेंगे। ऐसे सप्ताह में तुम लोगों के लिए कम से कम 2 वीडियो वेक्टर का डालेंगे, ठीक ना। थैंक यू।